जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। तो 2025 के लिए ज्ञान बिंदु की तरफ से होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है। तो उसी के तहत आज 10वां दिन है। उसके सारे होमवर्क सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, उसको हम लोग आज कवर करेंगे। आज इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है। तो अगर आपको 2025 में दरोगा बनना है ना, तो इस क्वेश्चन सीरीज को आप लोग पूरी तरीके से फॉलो कीजिए। और होमवर्क सीरीज का जितने भी होमवर्क सर देते हैं ना, वो मेरे टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड प्रत्येक दिन कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको दरोगा बनना है तो, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जो है ना, वो सिलसिलेवार मैं कवर कर रही हूँ, क्योंकि सर का टारगेट है 70 से लेके 75 तक का यहाँ पे कवर करवाना। तो सर अगर बोले हैं तो उतना सर कवर करवाएंगे, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन को रट जाना है, ठीक है। और जितने भी होमवर्क में दिया जाएगा ना, सब का सब आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फटाफट जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं ये होमवर्क सीरीज आपके लिए चला सकूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए डे 10 का हम स्टार्ट करते हैं। 7 फरवरी 2025 का ये लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है। तो फटाफट सारे टेस्ट सीरीज को हम लोग कवर करते हैं। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि भी हाल ही में भारत जापान 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ पे किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2+2 वार्ता होता क्या है। इसमें क्या होते हैं ना कि दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की वार्ता होता है, ठीक है। तो नई दिल्ली में किया गया है। सबसे पहले भारत की जो 2+2 वार्ता थी ना, वो अमेरिका के साथ 2018 में की गई थी। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना कि भारत 2+2 वार्ता किन देशों के साथ करता है, तो उन देशों के क्रोनोलॉजी भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ब्राज़ील और रूस, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा किस अफ्रीकी देश में पाया गया है। देखिए ये बोत्सवाना, लेकिन ये सेकेंड नंबर का है। दुनिया का जो सबसे बड़ा हीरा है ना, वो दक्षिण अफ्रीका का प्रीमियम खदानों में मिला है, ठीक है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा भी हाल ही में बोत्सवाना में खोजा गया, मतलब मिला है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश कौन है, तो ये हमारा बोत्सवाना है। पन्ना की खाने कहाँ पे है, तो ये बोत्सवाना में है और ये हीरा के लिए फेमस है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किन देशों ने फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में आपको पता होगा कि फिलिस्तीन इजराइल का जो था युद्ध चल रहा था, तो देशों के रूप में मान्यता दिया जा रहा था। तो फिलिस्तीन को 3 देशों ने मान्यता दिया है, आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन, ठीक है। और वहीं पे इसके पहले इजराइल को भी देश के रूप में मान्यता दिया गया था मिस्र के द्वारा, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। एक आपका मस्जिद पूछा जाता है कि जो इजराइल में है, उसका नाम है अल-अक्सा मस्जिद, अल-अक्सा मस्जिद, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ZIG किस देश की स्वर्ण समर्पित मुद्रा है। देखिए अभी हाल ही में जिम्बाब्वे के द्वारा अपना देश के मुद्रा को जो है ना, उन्होंने चेंज करा है और वो गोल्ड का मुद्रा है। इसका नाम याद रखिएगा इस मुद्रा का, ठीक है। अब देखिए भारत के जो रुपए का डिजाइन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो उदय कुमार के द्वारा किया गया था। भारत में जो रुपए के सिक्के हैं, उनके जनक के रूप में जाना जाता है शेरशाह सूरी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप लोग इसे रट जाइएगा। भारत में मुद्रा का संचालन किस संस्था के द्वारा होता है, तो ये आपको पता होगा RBI के द्वारा होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि RBI की स्थापना कब हुई थी और कौन सी समिति के सिफारिश पे हुई थी, ठीक है। वो भी बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जामों में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे लाओस के राजधानी वियंतियाने, जहाँ पे भारत आसियान शिखर सम्मेलन हो रहा था। इसके साथ ही साथ ईस्ट एशिया जो शिखर सम्मेलन है ना, वो भी यहीं पे हो रहा था, लाओस के वियंतियाने में। अब देखिए आसियान की स्थापना जो है ना, वो 8 अगस्त 1967 को किया गया था और इसकी राजधानी कहाँ है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। अब इसके देशों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इसमें टोटल 10 सदस्य थे, लेकिन लेटेस्ट के सदस्य बने कौन, तो पूर्वी तिमोर देश बना है, याद रखिएगा। इसमें टोटल 10 सदस्य है, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये टोटल जो 11 सदस्य देश है ना, इससे आप रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। तो आपको पता होगा जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीते थे, तो सबसे पहले वो इटली गए थे, क्योंकि वहाँ पे G7 शिखर सम्मेलन हो रहा था, तो याद रखिएगा। G7 शिखर सम्मेलन में भारत
की तरफ से किसने भाग लिया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया है। G7 शिखर सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो तेल संकट था, उसके प्रतिक्रिया में इसकी स्थापना 1975 में किया गया। तो ये स्थापना डेट भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है कि विश्व जल शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ पे किया गया है? तो इंडोनेशिया के बाली में किया गया है। वहीं पे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, वो भी ध्यान रखिएगा। और छाता परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये उड़ीसा से है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन 2024 का आयोजन भी नई दिल्ली के भारत मंडप में ही किया गया। ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, इसकी स्थापना कब हुई आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी ना, वो भारत और फ्रांस के सहयोग से किया गया था। इसमें टोटल ना 105 सदस्य है और 105वां सदस्य लेटेस्ट कौन बने हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो राजधानी है वो हरियाणा के गुरुग्राम में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका उद्देश्य यही है ना कि सौर ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट लाना। ठीक है, तो इस हिसाब से इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला तैरता शहर कौन सा घोषित किया गया है और इसकी अवस्थिति किस देश में है? तो दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर जो है ना, दक्षिण कोरिया के बुसान शहर को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपने राष्ट्रीय चार्टर में गर्भपात के जो अधिकार होते हैं ना, उनको उन्होंने मंजूरी दे दिया है। ठीक है, तो ये फ्रांस ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो ये सेवा क्षेत्र का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर को कब और कहां से लॉन्च किया गया? तो आपको पता होगा प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना, वो 1973 में इसको स्टार्टिंग किया गया था। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, वहां से स्टार्टिंग किया गया था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और ये जो टाइगर प्रोजेक्ट था ना, इसका नेतृत्व किए थे कैलाश सांखला। ठीक है, तो उनका नाम भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसुमित्र और नागार्जुन किस शासक के दरबार में रहा करते थे? तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है कि लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में किसे बुलाया गया था? तो वैसे तीनों गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर जी ने भाग लिया था और उन्होंने अछूतों का प्रतिनिधित्व के रूप में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी कोई भी संकल्प होता है तो संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता है आर्टिकल 67 के ख के तहत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? आपको पता होगा कि 2 फरवरी को जो है वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो 2 फरवरी 2024 और 2025 दोनों का थीम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में जो है आर्द्र भूमि को बचाने के लिए एक सम्मेलन किया गया था। तो रामसर सम्मेलन के नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली कौन सी ऐसी नदी है जो एस्चुरी बनाती है? ठीक है, तो ये नर्मदा और ताप्ती बनाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाशिक वस्तु ऑप्टिकल फाइबर के जो प्रकाश है वो किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। 1916 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो 1916 का जो कांग्रेस की अध्यक्षता है ना, वो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था लखनऊ में। और ये कांग्रेस की अध्यक्षता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में वित्तीय आपात को अब तक कितनी बार लागू किया गया है? तो सबसे पहले तो आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है और ये राष्ट्रपति के थ्रू ही लगाया जाता है, लेकिन अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुई है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉल्फिन नोज का संबंध किस बंदरगाह से है? तो ये देखिए, डॉल्फिन नोज का जो संबंध है ना, वो विशाखापत्तनम पोर्ट से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि समान नागरिक संहिता हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया और इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? देखिए, अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा समान नागरिक संहिता जो है वो लागू किया गया, जिसका वर्णन आर्टिकल 44 में है। उत्तराखंड तो अभी लागू किया है, लेकिन आज़ादी से पहले ही जो है ना, वो गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है और अभी तक लागू है। ठीक है, तो 2 स्टेट ऐसे हो चुके हैं, तो उसे ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले तो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति होती है ना वो राष्ट्रपति करते हैं। और वो क्यों करते हैं, क्योंकि लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं ना वो पहले शपथ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ही वो संसद के कार्रवाई में भाग लेते हैं। अगर वो शपथ लिए बिना संसद की कार्रवाई में भाग लिए ना तो उनको 500 पर डे जुर्माना लगेगा, ठीक है। और साथ ही साथ लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना उनको भी चुनने का कार्य प्रोटेम स्पीकर का ही होता है। और जैसे ये दोनों कार्य पूरा हो जाते हैं ना तो प्रोटेम स्पीकर का जो पद है ना वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी ने करा था भर्तृहरि महताब को, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, भर्तृहरि महताब। नेक्स्ट है कि 5 वर्षों के बाद लोकसभा का चुनाव होता है। आपको पता होगा 5 साल में लोकसभा का चुनाव हर साल किया जाता है। तो इसकी घोषणा कौन करते हैं, तो चुनाव आयोग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कोयला उत्पादन के क्रम में शीर्ष 3 राज्य कौन है। तो पहले छत्तीसगढ़ है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद झारखंड है, ठीक है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड कोयला का टॉप 3 स्टेट है। नेक्स्ट है कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता दिया गया था। तो टोटल यहाँ पे 4 भाषाएं थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि जो 8वीं अनुसूची है जिसमें टोटल 22 भाषाएं हैं तो उसमें कितना बार संशोधन किया गया, ठीक है। ये आपका HW है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। मतलब पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के थ्रू दिया गया है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के थ्रू दिया गया है, ठीक है। और 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो वो नगर पालिका से है। तो ये 11वां अनुसूची जोड़ा गया था और नगर पालिका के लिए 12वां अनुसूची जोड़ा गया था। दोनों याद आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WTO विश्व व्यापार संगठन किस संस्था का प्रतिस्थापित है। मतलब WTO को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसको गैट के नाम से जाना जाता था जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद WTO को जो है गैट की जगह पे WTO किया गया 1 जनवरी 1995 को, जिसकी राजधानी जनेवा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और WHO का जो मुख्यालय है ना वो भी जनेवा में ही है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 अक्टूबर 1964 को बक्सर का युद्ध होता है। आपको पता होगा कि बक्सर का जो युद्ध है ना वो 24 अक्टूबर 1964 को होता है, ठीक है। तो उसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो है ना वो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। और इस तरफ जो थे ना, दूसरे तरफ जो थे उसमें मीर कासिम थे और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे और अवध के नवाब जो थे वो सुजाउद्दौला थे। तो तीनों का नेतृत्व था, लेकिन ये तीनों जो थे वो हार जाते। उसके बाद ही इलाहाबाद की संधि होती जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है ना वो अंग्रेज़ों को भारत पे मतलब कि एक तरह का तरीके से राजस्व वसूली का अधिकार मिल जाता है, ठीक है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में। तो यहीं से इनकी जो पकड़ होती है ना वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था को हमने कहाँ से अपनाया है। तो ये हमने UK से अपनाया है, तो उसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैलाडीला की खान किस राज्य में अवस्थित है। तो बैलाडीला की जो खान है ना वो लॉ एस्क के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। DPSP का जो संविधान में है कहाँ पे उल्लेख है। DPSP मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में है। तो भाग 4 में 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ही वर्णन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्डमम की जो पहाड़ी है वो किस प्रायद्वीपीय पहाड़ी का भाग है। तो सबसे पहले तो ये पश्चिम जो घाट है ना यहाँ पे अन्नामलाई नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में, ये पहाड़ियों के दक्षिण में ये स्थित है। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी अवस्थित है जो कि पश्चिमी घाट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन होता ही नहीं। आपको पता होगा न्यूट्रॉन नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन ऐसा तत्व है ना जिसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, ठीक है। तो उसे ध्यान रखिएगा। उजाला योजना बिहार के किस जिले से शुरू किया गया था। तो ये आरा छपरा जिले से शुरू किया गया था 1 मई 2015 को, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है ना वो गोदावरी नदी है और इसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा उसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो झीलें स्थिर जल का संचय करती हैं, बिल्कुल करती हैं। झीलें चारों ओर से थल से अवरुद्ध होती हैं, ऑफकोर्स होती हैं, ये भी सही हो जाएगा। कैस्पेसियन सागर विश्व का सबसे बड़ा झील है, बिल्कुल सही है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, बिल्कुल सही है। और ये खारे पानी का झील है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये नदी दिया गया है, इसको ना पश्चिम से पूरब के लिए सजाने के लिए कह रहा है। तो देखिए, सबसे पहले घाघरा नदी आएगा, ठीक है, उसके बाद राप्ती नदी आएगा, उसके बाद गंडक आएगा, उसके बाद बागमती आएगा। तो 3 4 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदी जो है वो पूरब की ओर बहती है, ऐसा क्यों है? तो यह बिंदु और सतपुरा के बीच में बहती है, बिल्कुल सही है। यह एक रिफ्ट घाटी से बहती है, बिल्कुल सही है। मध्य भारत के बाद धरातल का ढलान पश्चिम की ओर हो जाता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ओनली 1 और 2 सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों का संगम कहाँ पे मिलता है? तो उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो यमुना नदी है जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब देखिए, यहाँ पे मिलान दिया गया है कि किसका उद्गम कहाँ पे है। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है वो चिमयुन डुंग है, वहीं पे सिंधु का उद्गम बोखरचू है, अलकनंदा का उद्गम जो है वो सतोपथ हिमनद है और भागीरथी का गौमुख है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी सहायक नदी का मिलान है, जैसे गंगा की सहायक नदी क्या होती है? बागमती है। गोदावरी की सहायक नदी यहाँ पे पैनगंगा है। यमुना की सहायक नदी धासन है और कृष्णा की सहायक नदी जो है वो भीमा है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबको रट जाइएगा क्योंकि सर का कहना है कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लड़ने वाला है। मतलब सर ने तो कहा है कि 70 से 75 का उन्होंने टारगेट रखा है, तो सारे क्वेश्चन को ना आप लोग अच्छे से याद कर जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियाँ दी जाती हैं, उनमें से 3 नदियाँ इनमें से किसी एक नदी में मिलती है। देखिए, 4 नदी है, ठीक है, जो 4 नदी में 3 नदी तो कहीं ना कहीं मिल ही जाती किसी ना किसी में, लेकिन ऐसी एक कौन सी नदी है जो सिर्फ सिंधु में ही जाके मिलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिनाब नदी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नदी दिया गया है यहाँ पे और बोल रहा है कि नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती, कौन कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं? तो ये नागवली निकलती है और वंशधारा निकलती है। तो 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और इसे पश्चिम से पूरब की ओर सजाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे चंबल नदी हो जाएगा क्योंकि पश्चिम से पूरब की ओर बोल रहा है सजाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले चंबल नदी हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद सिंध नदी हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बेतवा, उसके बाद हो जाएगा केन, ठीक है। तो 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन वह सिक्किम से होकर गुजरती है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में हुई है और या तीस्ता नदी पर की एक सहायक नदी, ये बिल्कुल सही है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा पार करती है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर ओनली बी हो जाएगा। ये रंगीत नदी याद रखिएगा, काफ़ी पीवाईक्यू में पूछा गया है कि रंगीत नदी जो है किस राज्य में है, सिक्किम में है और किस नदी की सहायक है, ठीक है। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच से सिंधु नदी प्रवाहित होती है? तो लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी बहती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है और जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है ना, तो वहाँ पे इसे दिहांग कहा जाता है और असम में इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा और जैसे ही ये बांग्लादेश में आता है तो यहाँ पे इसको यमुना कहा जाता है। बाद में ये मेघना में मिल के और अपना पानी बे ऑफ बंगाल में गिराती हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में इतना ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है, जो पूछ रहा है कि भारत में सिंधु नदी बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये तो हमारे पश्चिमी नदी है, बिहार और पश्चिम बंगाल क्या करने आएंगी। दूसरा है कि चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ओनली 2 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु की विभिन्न सहायक नदियां और उनके उद्गम स्थान को पूछा गया है। जैसे कि झेलम, तो झेलम जो है ना वो वेरीनाग झरना झील से ये निकलता है। रावी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। व्यास भी आपको हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती है। और सतलज जो है ना वो तिब्बत के पास जो मानसरोवर झील है ना वहाँ पे एक झील है राकसताल झील, वहाँ से ये निकलता है। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा में एंट्री करता है, उसके बाद फिर ये पाकिस्तान की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों के उत्तर से दक्षिण में सजाएगी, तो सबसे पहले झेलम होता है, फिर चिनाब होता है, फिर रावी होता है, फिर व्यास होता है, फिर सतलज होता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसे रट जाइएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों पे विचार कीजिए। सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है, तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है ना वो यमुना नदी है। ठीक है, दूसरा है महानंदा गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो गंगा को बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम नदी है। बिल्कुल सही है, सबसे लास्टली में जो है ना वो गंगा यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय नदियाँ एवं उनके स्थलों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ये देखिए ताप्ती नदी जो है ना वो सतपुरा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। वहीं पे गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती हैं। कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर से निकलती हैं। और कावेरी नदी जो है वो ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से निकलती हैं। ठीक है, तो इनका कहाँ कहाँ से ये निकल रही हैं उस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरकंटक से निकलने वाली 3 नदियों का नाम बताइए जिनकी 3 दिशाएं हैं। तो अमरकंटक से जो है ना एक निकलती है सोन नदी जो कि पूरब की तरफ जाती हैं, एक निकलती है नर्मदा जो कि पश्चिम की तरफ जाती हैं, और एक जो है वो महानदी निकलती हैं। तो तीनों नदी का नाम आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण था। तो 1857 की क्रांति क्यों हुआ था, उनका राजनीतिक कारण क्या क्या था। तो लॉर्ड डलहौजी का राज्य हड़प नीति था, बिल्कुल सही है। बेलेजरी द्वारा अपनाए गए सहायक संधि की पत्ती है, बिल्कुल सही है। अंग्रेजों के द्वारा हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र के गोद लेने का अधिकार को समाप्त करना था, बिल्कुल सही। मतलब इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद तुरंत भारतीय फौज के लिए गठित किया गया था। तो ये पील आयोग था जो भारतीय फौज का गठन किया गया था। तो जो भारतीय सेना पहले ज़्यादा हुआ करते थे ब्रिटिश सेना में, उनको कम करके यूरोपीय सेनाओं की संख्या जो है वहाँ पे बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो उसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला कथन है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, क्या, बिल्कुल सही है। दूसरा है कालांतर में इसका स्वरूप बदल के ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया था, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पे जिस नई राइफल का उपयोग किया गया था उसका क्या नाम था। तो देखिए पहले ब्राउन बेस जो राइफल था ना उसका यूज होता था। ठीक है, उसके जगह पे दिसंबर 1856 में जो है एनफील्ड राइफल का यूज किया गया। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे 1857 का विद्रोह का वो तत्कालीन कारण था, क्योंकि उसको ना चर्बी वाले कारतूस उस पर लगे होते थे जिसको मुंह से काटना होता था। उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था, क्योंकि हिंदुओं का कहा गया था कि गाय का चर्बी है और मुसलमानों को कहा गया था कि वो सूअर की चर्बी है। ठीक है, तो उसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में कौन सा ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी। तो जॉन निकोलसन की मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह शुरू होने पर बेगम हजरत महल जो कि अवध से नेतृत्व कर रही थी, कहीं कहीं पे अवध की जगह पे ना लखनऊ लिखा रहेगा, तो परेशान मत होइएगा। लखनऊ और अवध दोनों से नेतृत्व बेगम हजरत महल ही कर रही थी। तो उनका एक पुत्र था बिरजिस कादिर, तो उनको उन्होंने राजा घोषित कर दिया था, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो नाना साहेब ने किया था, जिनको धोतू पंत भी कहा जाता है, और इनके सेनापति हुआ करते थे तात्या टोपे, जिनका नाम रामतनु पांडे था, तो वो भी ध्यान में रखिएगा। और इनको सलाह दिए करते थे अजीमुल्ला, जिनको क्रांति दूत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उनका नाम भी ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन 1857 की क्रांति को लेके किसने कहा था? तो आर.सी. मजूमदार जी ने कहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में जो वीरांगना लक्ष्मीबाई थी उनका जन्म स्थल कहाँ पे है? तो 1828 में इनका जन्म हुआ था वाराणसी, गोलघर के वाराणसी के पास इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है ना वो लास्टली जो हुरोज था, एक सैन्य कमांडर था जिसने झांसी में 1857 के विद्रोह को दबाया था, उसके साथ लड़ते हुए इनकी डेथ हो गई थी और ग्वालियर में ही इनका मकबरा है। ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1856 से लेके 62 तक इनका टाइम पीरियड है, इनका टाइम पीरियड भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस जोन्स बर्कर के द्वारा। थॉमस जोन्स बर्कर के द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट 1857 के विद्रोह का जब टाइमिंग पीरियड था तो उस टाइम इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय कौन बनाया था? तो उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के समय किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा उन्होंने कब किया था? तो 1857 की क्रांति को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो 1 नवंबर 1858 को किया गया था और इनकी घोषणा को कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। ठीक है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो सॉरी, यहाँ पे 74th संशोधन किया गया था। ठीक है, संविधान संशोधन था, उसके थ्रू नगर पालिका के लिए 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, वहीं पे 73वां संविधान संशोधन के थ्रू 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जिसमें पंचायती राज का वर्णन था। तो इसे ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की 10वीं अनुसूची में उल्लेखित मामलों के अलावा राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो ये राज्यपाल करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये राज्यपाल करते हैं और ये 10वीं अनुसूची आपको पता होगा दल बदल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार ये मिलान करने का, देखिए 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, टोटल 22 भाषा इसमें है, याद रखिएगा। दल बदल का जो आधार का योग्यता है ना वो 10वीं अनुसूची है, बिल्कुल सही है ये। राज्य और संघ क्षेत्र का जो वर्णन है ना वो पहली अनुसूची में ही है और संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची का जो वर्णन है वो 7वीं अनुसूची में। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा है। ठीक है, और चौथी अनुसूची में ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था? टोटल 22 भाषाओं को यहाँ पे सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और यह बड़े कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा भी है जिसको 1935 कभी कहीं कहीं पे 1935 भी रहता है, तो 1935 में स्थापित किया गया था 36 में। तो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, और यहीं से टाइगर प्रोजेक्ट जो है ना 1973 में स्टार्टिंग किया गया था, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा है? तो ये नामदफा नेशनल पार्क है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, कैबुल लामजाओ कहाँ पे है? तो ये आपका मणिपुर में है, बांदीपुर कर्नाटका में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिम कॉर्बेट आपको हमने बताया था सबसे ओल्ड और सबसे पहला नेशनल पार्क जो है वो यही है जो कि उत्तराखंड में। ठीक है, तो मैंने टोटल 75 क्वेश्चन जो है ना कवर करवा दी हूँ। तो जितने भी टेस्ट सीरीज होंगे ना तो प्रत्येक दिन का टेस्ट सीरीज मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर दूंगी। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। आपको सारे होमवर्क जो है ना वो वहीं पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।